रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो हो गया था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इसको AMU। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसका रिलेशन आपने निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। जिसको हम ऐसे लिखते हैं MEV। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन पता है, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, और 1 AMU क्या होता है, इट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। वन ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, तो मास आ गया, C की वैल्यू आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, है ना। और M आ गया हमारे पास, C की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ऊपर इस इक्वेशन के अंदर, तो E क्या आ गया, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, 10⁻8 तो 10⁻, हो गया 16। ठीक है, और ये आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको सॉल्व करना है आपने। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट, आपको मिलेगा 1.44 10⁻11 1.44 इंटू 10⁻, सॉरी -11, नॉट 11, -11। और ये एनर्जी होगी किसमें, जूल में, क्योंकि एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं। अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल के इक्वल, -13 जूल के इक्वल। ठीक है, यहां से आप क्या करिए, 1.6 आप 1 जूल निकाल लीजिए। 1 जूल क्या आएगा, आप इसको, इस टर्म को क्या करेंगे, दूसरी साइड लाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1 MEV अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻13। इस 1 जूल को यहां लिख दीजिए, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻11 इंटू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन
1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13। मैथमेटिक्स ही है सिंपल। ये E आ गया, एनर्जी आ गई किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम 1 AMU लेके चले थे, तनवी, वसुधा, I am expelling you from the class। अब इसको आप सॉल्व कर लो। व्हेन यू सॉल्व दिस, मल्टीप्लाइड और वही करना है, डिवाइड ही करना है। 1.44 जो है, ठीक है, 1.6 है, और यहाँ क्या 10 रेज़ टू -11, और यहाँ पे क्या है 10 रेज़ टू पावर -13। इनको ऊपर नीचे लाएंगे इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी हम 1 AMU में लेके चले थे, के अंदर एनर्जी लेके चले थे, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1 AMU जो होता है वो 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन है मैथमेटिकल बस। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, व्हाट आर आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप एटम उन एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है पर उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो आपने याद क्या रखना है, और डिफरेंट मास नंबर। उन एलिमेंट्स को हम, उन एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आइसोटोप्स हैं हीलियम के 2He3, 2He4, 2He6, ये हीलियम के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके कार्बन के आइसोटोप्स। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं 6C12, ठीक है, 6C13, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा उनको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। सेकंड आते हैं आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सम एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें उल्टा हो गया, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम के आइसोबार्स क्या होंगे, 11Na22, नियॉन है 10Ne22। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आपने याद कर लेने हैं। उसके थर्ड आते हैं आपके आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ऐसे एटम, किन्हीं एलिमेंट्स के जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। उनको हम बोलते हैं आइसोटोन। देखो ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन से बनता है आपका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से आपका कंबाइन बनता है मास नंबर। ठीक है, और जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, आइसोटोन बोलते हैं। सिंपल है। बेरिलियम है 4, Be9, बोरोन 5,
B10, ठीक है। इनमें क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। इनको हम बोलते हैं आपके आइसोटोन्स। अच्छा, उसके बाद देखिए हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये मान लो कोई न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है। आपने देखा होगा कौन सा शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल, इस तरह से शेल्स में, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसके कारण जो इसका एंगुलर मोमेंटम रहता है, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम रहता है, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम mv r, और ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। याद रखनी है ये बात, ठीक है। जहां पे n की वैल्यू आप ले सकते हो, n की वैल्यू आएगी 1 2 3 सो ऑन। n की वैल्यू आएगी 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन। m क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का। v क्या है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, इस रिलेशन के अंदर mvr, ठीक है। और r है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिस सर्कुलर रेडियस में किसी भी शेल में होगा वो, उसका रेडियस जो है वो कितना है, r है। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास कितना है, m है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। अब इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे घूम रहा है ना, मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इट विल नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, ठीक है। होता क्या है, जब इसको कहीं से एक्सटर्नल कोई एनर्जी मिले, जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से निकल के, किसी एक ऑर्बिट से निकला, किसी दूसरे ऑर्बिट में चला गया, हमने पहले भी पढ़ा, और जब वो वापिस आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। कितनी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी जितनी रिलीज करता है h न्यू, ये एनर्जी लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस के इक्वल एनर्जी। जितनी दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन और जितनी दूर से वापिस आएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, वो रेडिएट करता है, ठीक है। आगे आता है हमारा अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। इक्वेशन टू शो द डिके ऑफ न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियस एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल मैंने पहले भी बताया था, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, 2He4। अगर मेरे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस का नाम मैंने रख दिया, इसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियस, जिसका Z और A है। अगर ये न्यूक्लियस ब्रेक होता है, ठीक है, और किसको एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज होगा बाई 2। तो जो एक नया न्यूक्लियस बनेगा Y, तो उसका एटॉमिक नंबर जो होगा Z-2, और उसका मास नंबर होगा A-4। तो ये इक्वेशन है जो शो करती है कि अल्फा पार्टिकल एमिट कैसे होते हैं। अब अल्फा पार्टिकल जो है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अल्फा पार्टिकल लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनकी, यानी किसी चीज के ऊपर अल्फा पार्टिकल को अगर आप टारगेट करें तो उसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो लो होती है। अल्फा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसको स्लाइटली अफेक्ट करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट जो रहती हैं उनको अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, हमने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो थिन फॉइल से अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं, ठीक है। दे हैव रेस्ट मास इक्वल्स टू 4 टाइम्स,
दे हैव रेस्ट मास इक्वल टू 4 टाइम देन द मास ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से उनका मास जो होता है वो 4 टाइम्स होता है। नेक्स्ट है दे हैव थिन आयनाइजिंग पावर। इनकी आयनाइजिंग पावर मतलब किसी गैस के अंदर ये चले जाएं तो उस गैस को बहुत ज्यादा आयनाइज बहुत ज्यादा आयनाइज कर देते हैं। दे हैव हाई आयनाइजिंग पावर। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब अगर अल्फा पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा रहा है या किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो वो अल्फा पार्टिकल जो होगा उस मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, दे हैव पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू +2e। पॉजिटिव चार्ज होता है इनके पास, ठीक है, और कितना होता है +2e, जहां पे e जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल जो है कैपेबल हैं प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट। अल्फा पार्टिकल किसी चीज के ऊपर फॉल करो तो वहां उस बॉडी के ऊपर वो क्या करते हैं, हीट भी हीटिंग इफेक्ट जो है वो वहां पे देते हैं। अल्फा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस कंसिस्टिंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है व्हाट आर बीटा पार्टिकल्स एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। तो बीटा पार्टिकल जो है इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे, -e -1e0। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के निकलने की जो इक्वेशन है, अगर मेरे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है Z विद मास नंबर A, तो जो नया न्यूक्लियस जिससे अल्फा पार्टिकल निकल गया, इससे निकला तो एक एटम और बनेगा, एक न्यूक्लियस और बनेगा और प्लस क्या होगा। ठीक है, तो यहां इसकी इक्वेशन में क्या आएगा, होता क्या है, माइनस होना चाहिए, Z+1 एंड A रहेगा। अब बीटा पार्टिकल जो है ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं प्रॉपर्टीज की को बता रहा हूं। ठीक है, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, एक नया वर्ड एंटी न्यूट्रिनो, हम उसको इससे न्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेस्ट मास जो बीटा पार्टिकल है इट इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। They are emitted with the velocity तो मैं बात कर रहा था बीटा पार्टिकल की। रेस्ट मास जो बीटा पार्टिकल का इट इज इक्वल टू द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे आर एमिटेड विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2.97 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपके नोट्स में लिखे होंगे सारे पॉइंट्स, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बीटा पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल भी क्या करते हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स रहती हैं उनको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं। दे कॉज फ्लोरोसेंस इन जिंक सल्फाइड एंड अदर फ्लोरोसेंट मटेरियल्स। ठीक है, बाकी तो ये रीड करने वाले हैं। आयनाइजिंग पावर बीटा पार्टिकल की 1/100 टाइम्स कम होती है देन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यानी लेस होती है देन अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट है व्हाट आर गामा रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। गामा रेज क्या है, पैकेट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
गामा पार्टिकल्स आर पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लाइक एक्सरेज, और दूसरा हम इनको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, हम इनको कहते हैं फोटोन। ठीक है, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, गामा पार्टिकल के पास, अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, जो हमारे गामा पार्टिकल है इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, और इनका रेस्ट मास भी क्या होता है, जीरो। रेस्ट मास मींस कि जब गामा पार्टिकल रुका हुआ है तो इनका कोई मास नहीं होगा, रेस्ट मास इनका क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, और गामा पार्टिकल्स जो है वो उसकी वेलोसिटी सेम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इज सेम इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दीज आर लाइक एक्स रेज। गामा रे हैव वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है। Gamma ray can produce nuclear reactions. Gamma rays can produce nuclear reactions. Gamma ray affect photographic plate more than beta particle, और इनकी ionizing power बहुत small होती है। तो ये थे तीनों तरह के पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स। आगे है व्हाट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। इट इज द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ द रेडिएशन, जहां पे लगातार रेडिएशंस जो है वो एमिट होती रहती हैं फ्रॉम द हैवी एलिमेंट्स, एंड द एलिमेंट विच शो द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स जो हैं उनको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है किसी रेडिएशन का किसी भी एटम के अंदर। तो एक होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो पहले तो एटम ग्राउंड स्टेट गो टू एक्साइटेड स्टेट बाई एब्जॉर्बिंग। वही एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि मान लो एक ये न्यूक्लियस आ गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, और अगर हम रेडिएशन फॉल करते हैं, ठीक है, तो अगर बिफोर एब्जॉर्प्शन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे है, E1 एनर्जी लेवल पे है, और आफ्टर वो कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो उठ के कहां चले जाएगा, किसी दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाएगा जिसकी एनर्जी कितनी है, E2 है। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है कहां पे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, और जब ये वापिस आएगा ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम में वापिस आता है तो ये रेडिएशंस एमिट करता है। ठीक है, और वो रेडिएशन की एनर्जी अभी मैंने बात की थी, एच न्यू कितनी होगी, E2 माइनस E1, दोनों एनर्जीज के का डिफरेंस। और जो प्रोसेस है जिसमें एटम क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जो हायर स्टेट होगी उसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, वहां चला जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोलेंगे क्योंकि एनर्जी जो आ रही है वो कहां से आ रही है, किसी बाहर के सोर्स से आ रही है। आगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है कि जब एटम जो एक्साइटेड स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल पे होता है, ये कुछ देर के लिए वहां पे रुकता है।
फिर वापस कहां, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस समय आते आते क्या करेगा, वो रेडिएशन जो है वो फिर से रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है। ये है स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसमें रेगुलर जो है वो रेडिएशंस जो है वो एमिट होती रहती हैं। ठीक है, आगे आता है स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसमें हम जबरदस्ती रेडिएशंस को एमिट करवाएं किसी एटम से, उसको बोलेंगे स्टिमुलेटेड। ठीक है, एक्साइटेड एटम जो है, उसने एटम ने क्या किया, एनर्जी रिसीव की, hν एनर्जी रिसीव की, और जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया, हायर एनर्जी लेवल पहुंच गया। ठीक है, तो जैसे हायर एनर्जी लेवल पे वो पहुंचा, ठीक है, तो वो रेडिएशन तो एमिट करेगा, कितनी एमिट करेगा, E2 माइनस E1 के इक्वल रेडिएशंस को एमिट करेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंट फोटोन है वो स्टिमुलेट कर रहा है, फोर्स कर रहा है एटम को कि भैया तू रेडिएशन एमिट करो, आप रेडिएशन एमिट करो। रुचिका, अभिनव, आर्यन चौधरी, शिवम, अक्षित, मैं निकाल रहा हूं आपको, जिनके कैमरे बंद हैं कैमरे ऑन करिए सभी। मैं कैमरा बंद करके पढ़ा दूं? आप क्लास ही छोड़ दो, बीच में आप डिस्टर्ब करते हो। तो इसमें क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर क्या होता है कि हम फोर्स करते हैं, किनको फोर्स करते हैं, एटम को, कि तू एनर्जी रेडिएट कर। तो जिसमें हम स्टिमुलेट कर रहे हैं एमिशन में, उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी निकलती रहेगी, पर वो हम फोर्सिबली करवा रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस है, उसमें ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो ये डिफरेंस है इन तीनों तरह के एमिशन का। अगला एमिशन आ जाता है स्टिमुलेटिंग एमिशन। नेक्स्ट एमिशन इज स्टिमुलेटिंग एमिशन, कि मान लो कोई एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, ठीक है, जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, hν एनर्जी एब्जॉर्ब करी, अब ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और एनर्जी एमिट कर रहा है, तो फोटोन जो है वो स्टिमुलेटेड है फ्रॉम आउटसाइड। फोटोन अगर स्टिमुलेटेड है फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, तो इस तरह का एमिशन जो होगा, स्टिमुलेटेड और स्टिमुलेटिंग में डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह के एमिशन में क्या होगा, को बोलते हैं हम स्टिमुलेटिंग एमिशन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन में आप समझ सकते हो कि एक जगह की पॉपुलेशन को दूसरी जगह पे भेजना, पॉपुलेशन ऑफ वन प्लेस टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एटम इन हायर एनर्जी स्टेट मोर देन लोअर एनर्जी स्टेट बाय इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन। आप इस चीज को समझिए कि एटम जो है लो एनर्जी स्टेट में है, कि मतलब उसके इलेक्ट्रॉन सारे अपनी अपनी जगह पे हैं। हायर एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट का मतलब यह होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं एक एनर्जी लेवल से उठ के किसी दूसरे एनर्जी लेवल पे चले गए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल पे चले गए। ठीक है, मान लो कोई एटम है जो ग्राउंड स्टेट पे उसकी एनर्जी E0 है, वो एब्जॉर्ब करता है किसी फोटोन को और चला जाता है किसी दूसरे एनर्जी लेवल पे, जिसकी एनर्जी कितनी है, E2 है, और बाद में ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा मैं 3 का ले लेता हूं, इसकी एनर्जी है E0, इसकी है E1 और इसकी है E2। अब वो यहां से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो चला गया E2 में। ठीक है,
जब वापिस आ रहा है, वापिस आया तो वापिस आया वो कहां आया, E1 में। ठीक है, तो जो E1 जो होगी उसको बोलेंगे मेटास्टेट, E1 को बोलेंगे मेटास्टेट। और इस पीरियड के दौरान स्पॉन्टेनियस एमिशन होता रहेगा और पॉपुलेशन ऑफ स्टेट E1 इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन यहां से उठ रहे हैं, E2 में जा रहे हैं और E2 से वापस फिर कहां आ रहे हैं, E1 में आ रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। कि एक जगह की पॉपुलेशन है, उसको किसी दूसरी जगह पे वो शिफ्ट हो रही है, तो दैट इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड। जो अभी हमने पढ़ा ना पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है, जो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में गया, तो वहां पे ज्यादा देर नहीं रुकता है, वो सिर्फ वहां पे रुकेगा 10⁻⁸ सेकेंड्स के लिए। इट विल स्टे देयर ओनली फॉर 10⁻⁸ -8 सेकेंड्स के लिए रुकता है, इतने कम समय के लिए वहां पे रुकता है। ठीक है, और बाद में वो लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी मेटा स्टेट है, मेटा स्टेट के अंदर, मेटा स्टेट मैंने अभी बताया आपको कि मेटा स्टेट हमारी कौन सी है, बीच वाली स्टेट है, बीच वाला एनर्जी लेवल है। यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, और इस प्रोसेस जिसके कारण हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर पाते हैं किसमें, मेटा स्टेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं हाँ जी, ऑप्टिकल पंपिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस। टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस, टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस जो है, इसमें समझना है आपने कि न्यूक्लियस को टनल कैसे किया जाता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की होती है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है? ठीक है, और जो पोटेंशियल बैरियर है किसी भी न्यूक्लियस का, टनल करने का मतलब क्या है, उसके बीच से घुस के निकलना, न्यूक्लियस के अंदर घुसना। टनल का ये मतलब होता है ना कि बड़ा ऊंचा पहाड़ है, उसके अंदर से टनल बना दो तो बीच से निकल जाओ आप आराम से, दैट इज टनल। अब यहां पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, पर जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी है, पर जो पोटेंशियल बैरियर है वो कितना है हमारा, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल जो नेवर क्रॉस, इट कैन नेवर क्रॉस दिस सच बिग पोटेंशियल बैरियर। अगर उसको इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना है तो इसके पास भी इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल क्या करता है, जैसे ही वो न्यूक्लियस के बगल में पहुंचता है तो वो वेव बन जाता है। वो क्या बन जाता है, वेव बन जाता है अल्फा पार्टिकल, पर जैसे वो न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचता है तो वो क्या बन जाता है, वेव बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई किसी पहाड़ के नीचे खड़े हो, आपको पहाड़ को क्रॉस करना है, तो पहले तो आप चल के आए, ठीक है, और जैसे ही आप उसके माउंटेन के नजदीक पहुंचते तो आप क्या बन गए, एक बर्ड बन गए और आपने उड़ना स्टार्ट कर दिया और उसको क्रॉस कर गए। तो अल्फा पार्टिकल क्या करता है, नियर द न्यूक्लियस इट बिहेव्स लाइक वेव। वेव की तरह ये क्या करता है, बिहेव करता है, और इस तरह से अल्फा पार्टिकल जो है उसके पास लो एनर्जी होते हुए भी वो न्यूक्लियस को क्या कर लेता है, टनल कर लेता है, या इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम
कर लेता है। तो दिस इज द टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, आगे है मोजले लॉ, MOSCLEYS। आगे है मोजले लॉ। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? मोजले लॉ क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्सरे स्पेक्ट्रम, frequency of spectral line in X-ray spectrum is directly proportional to square of atomic number of emitting electron. Atomic number of the atom, जो एटम इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है। ठीक है, अब एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या है? आप डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किसी भी एक्सरे स्पेक्ट्रम के अंदर होगी, अब वेव्स निकल रही हैं तो वेव्स के पास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। एनर्जी अगर h न्यू होगी तो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। वो जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक्सरे स्पेक्ट्रम बना, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो उस एटम के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उस एटम के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बोलता है मोजले लॉ। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? अगर हमें फाइंड आउट करना, क्यों चीजें पढ़ रहे हैं हम, मोजले लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? एटॉमिक नंबर रेयर अर्थ एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं, अगर उनका एटॉमिक नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो हम इस लॉ की हेल्प से कर सकते हैं। वो एटम कौन सी रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, उन रेडिएशंस को हम नोट करेंगे और जिसके बाद हम बता देंगे कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। दूसरा, ये लॉ ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां पे होना चाहिए। Which element should be where in the periodic table? ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम कल, दैट इज मास डिफेक्ट। ओके, क्योंकि ये इकट्ठा होगा, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट रिलेशंस